हेलो प्यारे साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। सभी साथियों का जबरदस्त तरीके से तहे दिल से आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसियों और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास शुरू कर रहे हैं हिंदी की। और भैया हिंदी की क्लास में आज मैं पढ़ूंगा एक ज़बरदस्त टॉपिक जिस पे मेरे कई भाई बहनों ने कमेंट भी किया है और मेरे ऑफलाइन के बच्चों ने भी कई बार कहा है कि सर इस पर कोई अच्छा सा टॉपिक पे मतलब इस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाइएगा, अच्छे से समझाइएगा इस चीज़ को। तो भैया इस टॉपिक का नाम साथी क्या है जरा आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा, वाक्य पढ़ना है साथी, उपवाक्य पढ़ना है और पदबंध पढ़ना है। इन तीन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य क्या होते हैं और पदबंध क्या होते हैं। थोड़ा अच्छे से समझिएगा साथी। टॉपिक थोड़ा सा बेहतरीन है, थोड़ा सा टफ लेवल का है, लेकिन अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूं, ठीक है भाई। तो आप लोग अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए जैसे कुछ परिभाषाएं भाई तो मैं थोड़ा सा लिख रखा हूँ, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है भाई। तो जैसे पहला जो परिभाषा है लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना। देखिए भाई, एक होता है शब्द रचना, एक होता है शब्द रचना। शब्द रचना में साथियों हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। शब्द रचना में साथ ही साथ आपका आता है वर्णमाला, संधि आता है, समास आता है, क्योंकि यहाँ से शब्दों की रचना होती है, यहाँ से शब्दों की रचना होती है। और जो शब्द के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। और अगर अविकारी शब्द की बात करें जिन्हें अव्यय भी कहते हैं, वो होते हैं, वो भी चार प्रकार के होते हैं। आपका होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। पांचवा भी इसी में होता है निपात, लेकिन निपात को अव्यय में नहीं रखते हैं, लेकिन काम वो किसका कर रहा होता है, अव्यय का कर रहा होता है। तो ये छोटी सी और मोटी मोटी जानकारी आप लोग शब्द विचार के बारे में समझिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ मैंने आगे और पीछे बोल दी तो प्लीज़ उसे मैनेज कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। और अब हम लोग बात करते हैं आज वाक्य विचार की। ये थोड़ा सा टॉपिक टफ टाइप का था, तो कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर इस पर आप थोड़ा सा समझाइएगा इसको अच्छे से। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की भाई, ठीक है ना। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, इतना आप लोग जान लीजिएगा, और ना ही मैं रोबोट हूँ, ठीक है। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो अपनी समझ से अभी तक मैंने सॉल्व किया है और अन्य बच्चों को समझाया है, उसके हिसाब से मैं काम करने वाला हूँ आप सभी के साथ में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भैया पढ़ते हैं वाक्य। देखिए वाक्य क्या होता है भाई, वाक्य होता है कई शब्दों का एक सार्थक समूह, कई शब्दों का सार्थक समूह जिसमें हम किसी बात को स्पष्ट रूप से कह सकें, लिख सके, उसे ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये अपनी भाषा में समझा रहा हूं, बाकी इसकी परिभाषिक भाषा जो है वो अलग है, थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। तो इसको आप लोग समझिएगा अपनी भाषा में, मतलब शब्दों का सार्थक समूह जिससे हमें एक पूरे वाक्य का, एक पूरी बात का पता चलता है, पूरी बात का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। समझ रहे हैं। तो अगर इसी को हम परिभाषिक या किताबी भाषा में थोड़ा समझने का प्रयास करें, लेकिन इस किताबी भाषा को भी मैंने अपने हिसाब से पलटने का प्रयास किया है। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है, वाक्य वह सार्थक ध्वनि या शब्द है जिसके माध्यम से लिखकर या बोलकर अपने भावों को हम प्रकट करते हैं, अपने भावों को हम प्रकट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं साथी, आप लोग समझिएगा, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखो भाई समझना तो फिर हर चीज को समझना, हर छोटी बड़ी चीजों को समझना, और नहीं पढ़ना नहीं समझना तो भाई कोई बात ही नहीं। समझ रहे हैं, समझिएगा। जैसे कि अगर बात करें, यहाँ पे लिखा है मोहन, मोहन घर जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बात को समझना, यहाँ पे जो मोहन है ना ये एक शब्द है, यहाँ पे घर जो है ये एक शब्द है, जाता है ये आपका एक शब्द है, समझ रहे हैं। और इन शब्दों का समूह मिलकर के या इन ध्वनियों का समूह मिलकर के एक वाक्य या एक बात कह रहा है, एक भाव को प्रकट कर रहा है, एक बात बता रहा है कि भैया मोहन घर जा रहा है। तो अर्थात ये क्या हो गया, एक पूरा वाक्य बन गया जाके। ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। जैसे अंजू, अंजू किताब पढ़ती है, अंजू किताब पढ़ती है, ठीक है। ये लिखा है मेरे प्यारे भाई, अंजू किताब पढ़ती है। तो अंजू इसमें एक शब्द हो गया, किताब एक शब्द हो गया, पढ़ती हो गया एक शब्द हो गया, ठीक है। ये अलग अलग शब्द हो गए।
ये शब्द मिल करके मेरे प्यारे भाई, ये शब्द मिल करके एक सार्थक मतलब एक क्रम में और एक सार्थक क्रम में एक सुव्यवस्थित तरीके से कि एक चीज की एक बात का अर्थ बता रहे हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं भाई, ये एक वाक्य कहलाते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें अंजू तो भैया संज्ञा है, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। किताब की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, और पढ़ती है तो ये आपकी क्रिया हो गई। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार इसमें मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, घर की बात करें तो ये जातिवाचक, घर कई प्रकार के होते हैं, जाता है ये आपकी क्रिया हो गई। तो इस तरीके से ये शब्दों का और अन्य चीजों का ये खेल होता है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए अब यहां हम लोग बात करें तो वाक्य की तो परिभाषा समझ में आ गई आपको, समझ रहे हैं। अभी वाक्य के भेद क्या क्या होते हैं, वाक्य के प्रकार क्या क्या होते हैं, इन पर थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पदबंध क्या होता है। पदबंध, देखिए मेरी बात समझिएगा मेरे भाई, जो वाक्य होता है ना, वाक्य शब्द कुछ ऐसे क्रम में बनता है। पहले तो जो वाक्य होता है ना, वाक्य का जो क्रम होता है ना, इसका जो क्रम बनता है, वाक्य बनने का जो क्रम होता है वो ऐसे बनता है भैया, शब्दों से बनता है। वाक्य की भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, समझ रहे हैं। ये उससे भी छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कह सकते हैं, और वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहते हैं। शब्द हो गया साथी, और शब्द जब दो शब्द मिलते हैं तो वो, या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वहां पे क्या बनता है, पद बनता है, ठीक है। और जब 2 या 3 पद मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं, समझ रहे हैं, पदबंध कहते हैं। और जब पदबंध मिलते हैं भाई तो क्या बनता है, आपका वाक्य बनता है। क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। तो कुछ क्रम आपका ये होता है, समझिएगा। शब्द एक सिंगल लिखा हुआ, जैसे अंजू लिखा हुआ तो एक शब्द हो गया, किताब लिखा एक शब्द हो गया। पद क्या होता है, किताब और अंजू मिलकर ये क्या बनाते हैं, ये बना रहे हैं भाई आपका पद। और पदबंध होता है तब जब उसमें क्रिया लग जाती है तो क्या बन जाता है, पदबंध बन जाता है। समझ रहे हैं, क्या बन जाता है, पदबंध बन जाता है। तो पदबंध हो गया, और उसके बाद अगला पदबंध तब होता है जब इसमें 2-3 शब्द मिल करके सहायक क्रिया भी लगी हो या कोई कारक चिन्ह लगा हो तो वहां पदबंध बन जाता है। और वाक्य जब सहायक क्रिया के साथ में कारक भी लगे हों शब्दों में तो वो पूरा एक वाक्य बन जाता है। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो देखिएगा बात को, समझिएगा ध्यान से। तो पद, तो जैसे ये 2 शब्द लिखे हुए तो इनको ये पद बन गए। हम पदबंध की बात करें साथी, पदबंध क्या होते हैं तो समझिएगा, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हों किंतु पूरा अर्थन नहीं देते, अर्थन नहीं है, पूरा अर्थ ही नहीं देते, पूरा अर्थ नहीं देते। यहाँ पे जो लिखा था ना भाई, ये नहीं लिखा होना चाहिए था, ये ना इसके साथ में जुड़ा था बॉस, ठीक ना, ना इसके साथ में नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। समझ रहे हैं। जैसे लिखा होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्या लिखा होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखा होता है सर से लेकर पांव तक। सर से लेकर पांव तक क्या कहते हैं, सर से लेकर पांव तक। ये एक, अब देखो यहां पे जैसे लिखा है सर से पांव तक, या सिर से लेकर पैर तक। बताओ यहां पे कहीं क्रिया आ रही बॉस, क्या यहां पे क्रिया आ रही है कोई, कि सर से लेकर पांव तक चलना, सर से लेकर पांव तक खुजली करना, या कुछ भी ऐसा आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है ना। केवल यहाँ पे क्या रहा है, सर से लेकर पांव तक, यहाँ पे कई शब्दों का एक समूह है, ये पदबंध कहलाता है। इसका अर्थ अगर हम लोग देखें वाक्यांश के जो एक शब्द में देखें तो इसको कहते हैं अपाद मस्तक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपाद मस्तक कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ये आपका भैया क्या हो गया, पदबंध हो गया। ध्यान रखना, पदबंध में बच्चों क्रिया नहीं होती है, इसमें क्रिया नहीं होती है, इसमें क्रिया नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पदबंध समझ जाएंगे बेहतरीन तरीके से। बस मेरी एक बात ध्यान रखना कि पदबंध में क्रिया नहीं होती है, समझ रहे हैं। और जो उपवाक्य होता है उसमें क्रिया होती है, एक होता है उपवाक, उसमें क्रिया होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। सिर से लेकर पैर तक। और भी आप कह सकते हो भाई, जो जीने की इच्छा रखता हो, यहां पे कहां क्रिया आई, जीने की इच्छा रखता है, जी नहीं रहा है, जीने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु कहते हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं, आपके पदबंध होते हैं, इन्हीं को वाक्यांश भी कहते हैं। बात समझ में आ रही भाई। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट है यहाँ पे उपवाक्य। अगला क्या है भाई, उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं, परिभाषा आप लोग देखिए, फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं। अगला होता है भाई उपवाक्य।
उपवाक्य किसे कहते हैं इस चीज को आप लोग समझिएगा। उपवाक्य किसे कहते हैं इस चीज को आप लोग समझिएगा भाई ध्यान से। देखो परिभाषा क्या लिखी, जब उपवाक्य भी दो या दो से अधिक पदों का समूह होता है, उपवाक्य भी दो या दो से अधिक पदों का समूह होता है, ये भी दो या दो से अधिक पदों का समूह होता है। जैसे कि अभी आपने देखा पीछे आपका पदबंध होता है, उस वैसे उपवाक्य भी होता है, लेकिन समूह होता है जो किसी वाक्य का एक अंश होता है। ये किसी एक वाक्य का अंश होता है, जिस प्रकार से पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। ये दोनों में ही फर्क होता है। वाक्यांश के दोनों ही, वाक्य के दोनों ही अंश होते हैं, लेकिन पदबंध में क्रिया नहीं होती है, उपवाक्य में क्रिया होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। एक अंश है और उसमें उद्देश्य और विधेय भी है। वाक्यांश, वाक्य उपवाक्य में उद्देश्य भी है और विधेय भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। उद्देश्य और विधेय क्या है इस पर भी चर्चा करते हैं। या ऐसा पद समूह है जिसका अपना अर्थ है, या ऐसा पद समूह है जिसका अपना अर्थ है। भाई साहब, इसका अपना अर्थ होता है जो एक वाक्य का भाग है, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। इसमें उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है, इसका अपना अर्थ भी होता है, इसका अपना एक अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। परंतु पदबंध का अपना अर्थ नहीं होता है, वो किसी दूसरे का अर्थ दे रहा होता है, किसी के साथ में लगकर अर्थ दे रहा होता है। समझ रहे हैं। अब यहां पे जैसे अगर हम उपवाक्य में कोई उदाहरण लिख दें, समझ रहे हैं, अगर इसका कोई उदाहरण हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे आप लोग जरा बताइए भाई। इसका उदाहरण हम लोग क्या लिखेंगे, जरा सा आप लोग सोचिएगा। उपवाक्य में राम ने कहा मैं घर जाता हूं, जैसे यहां पे लिखा साथी, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, ठीक ना, मैं घर जाऊंगा या जाता हूं, कुछ भी लिख सकते हो, जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, समझ रहे हैं, मैं घर जाऊंगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एक वाक्य कहलाएगा। लेकिन साथ ही इसमें वाक्य भी है और उपवाक्य भी है। जैसे यहाँ पे क्या उपवाक्य है, देखो यहाँ पे लिखा है राम ने कहा, किसने कहा है, राम ने कहा है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, वाक्य तो पूरा हो जाएगा। लेकिन साथ ही ये क्या होता है, ये प्रधान वाक्य होता है। ये क्या होता है, ये प्रधान वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य हो गया। या कह सकते हो कि इसमें राम ने कहा है तो ये कहने वाला उपवाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। मैं घर जाऊंगा, ये उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। लेकिन अभी आश्रित और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, और इसमें जो मैं घर जाना है ना, एक तो वाक्य भैया ये हो गया, ये होता है प्रधान वाक्य। ये क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है। सीधी बात समझो, ये प्रधान वाक्य होता है। मैं घर जाऊंगा, ये आपका उपवाक्य होता है। ये क्या होता है, ये उपवाक्य होता है। बात समझ में आई। ये प्रधान वाक्य हो गया, ठीक ना, ये प्रधान वाक्य हो गया। और जो मैं घर जाऊंगा, ये मैं घर जाऊंगा, ये किसका बोध करा रहा है, ये बोध इसका करा रहा है। भाई देखो, अगर इसको हम हटा भी दें, राम ने कहा, अगर इसको हटा भी दें और केवल हम इतना लिख दें कि राम ने कहा, मतलब सॉरी, मैं इतना लिख दूं मैं घर जाऊंगा, तो भी मेरे प्यारे भाई ये अपना अर्थ दे रहा है कि मैं घर जाऊंगा। लेकिन ये किसी ना किसी के साथ में लगा हुआ है कि राम ने कहा, राम ने कहा, समझ रहे हैं। तो जब राम ने कहा तो भाई ये हो गया कि मैं घर जाऊंगा, इसका मतलब ये पूरा एक वाक्य हो गया कि मेरे घर जाने की बात किसने कही है, राम ने कही है। तो राम इसमें प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और जो मैं घर जाऊंगा ये उपवाक्य हो जाएगा। अगर इसमें हम भेद की बात करें उपवाक्य की, तो एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है। समझ रहे हैं। तो समझिएगा भाई यहाँ पे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, ये भैया इसका क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और ये उपवाक्य हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अगर जैसे मैं एक उदाहरण और दे दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हो सचिन ने कहा, यहाँ पे हम लोग, हाँ देखिए, जैसे ना सचिन ने कहा सचिन ने कहा मोहन खेलेगा, सचिन ने कहा मोहन खेलेगा। तो भैया किसने कहा है, सचिन ने कहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, ठीक ना, ये प्रधान वाक्य हो जाएगा। और मोहन खेलेगा, ये आपका उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा। और एक मेरी बात ध्यान समझना, सचिन ने कहा, कहना भी एक क्रिया होती है
और खेलना भी एक क्या होती है, क्रिया होती है। तो जिनमें क्रियाएं लगी हों वो उपवाक्य होते हैं, और जिनमें क्रियाएं ना लगी हों वो आपके क्या होते हैं, पदबंध होते हैं। वो क्या होते हैं भैया, वो पदबंध होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते साथी, तो कुछ यहाँ पे हम लोग और भी बातें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो चीजें दे रखी हैं आपकी। एक तो भैया दे रखा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक दे रखा है शब्द उद्देश्य और एक दे रखा है विधेय। एक उद्देश्य शब्द दे रखा है और एक विधेय दे रखा है। अगर भैया हम लोग उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य की बात करें और एक विधेय की बात करें साथी, एक हम विधेय की बात करें, देखिए इन पे हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में आपको इनको समझा दे रहे हैं मोटा मोटा उद्देश्य क्या होते हैं। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, समझिएगा, एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो राम ने खाना खाया, ऐसे लिखा हो राम ने खाना खाया, ठीक है भाई, ऐसे लिखा हो राम ने खाना खाया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये कहा जा रहा है राम ने, तो राम साथी काम कौन कर रहा है, इस क्रिया को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए, एक खाने की क्रिया किसने किया है, राम ने किया है, तो जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जो बात कही जाए वो क्या होता है, विधेय होता है। ये बात समझिएगा ध्यान से, जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो उद्देश्य होता है, और उसके बारे में जो बात कही जाए वो क्या होता है, विधेय होता है। जैसे कहा जाए कि काली टी शर्ट, ठीक है ना, काली टी शर्ट, तो टी शर्ट क्या है, काली है। बात किसके बारे में की जा रही है, टी शर्ट के बारे में। टी शर्ट आपका उद्देश्य हो जाएगा, और कैसी है, काली है। क्या बात की गई कि वो काली है, ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, चलिए बेहतरीन समझ रहे हैं। तो ये भैया आपका उद्देश्य और ये विधेय हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वाक्य दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो बना करके इस पर और भी चीजें हम समझाएंगे आपको। ये पढ़ना है खासकर विशेष और विशेषण में, उसी समय हमको पढ़ना है उद्देश्य और विशेषण, ठीक है। चलिए उद्देश्य और विधेय। अब यहाँ बात करते हैं पदबंध और उपवाक्य में अंतर क्या है। पदबंध और उपवाक्य में अंतर क्या है, ये मैंने आप सभी को भी समझा भी रखा है पीछे, और पुनः मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई। इसको एक बार पढ़ लीजिए परिभाषा के साथ में, समझ रहे हैं, परिभाषा के साथ में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा उपवाक्य और इसमें अंतर क्या होता है, समझ रहे हैं। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड समझ लीजिए आप लोग, और बाकी आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। देखिए बात को समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। कह रहा है कि पदबंध और उपवाक्य, उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह होता है। जो उपवाक्य होता है वो भी पदों की तरह क्या होता है, पदबंध की तरह पदों का समूह होता है, लेकिन इसमें केवल आंशिक भाव प्रकट होता है। आंशिक भाव का मतलब ये होता है कि जो उपवाक्य होता है, उपवाक्य में भाई समझिए यहाँ पे उपवाक्य की बात कर रहा है, ठीक है ना। उपवाक्य जो होता है आंशिक भाव प्रकट करता है, क्योंकि उसके साथ में क्रिया लगी होती है, तो वो पूरा एक आंशिक भाव प्रकट कर देता है कि इस वाक्य में आंशिक भाव क्या है, समझ रहे हैं। और जो पदबंध होता है इसमें क्रिया नहीं होती है, तो इसको समझना पड़ता है कि किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात नहीं कर रहा है, इसको समझना होता है। इसलिए पदबंध थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा कठिन सा लगता है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं दी होती है। तो इसलिए जब आप पदबंध पढ़ेंगे तो वहाँ पे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ये सब आपको निकालना होता है वहाँ पे, समझ रहे हैं। अगली बात कह रहा है कि पदबंध में क्रिया नहीं होती है, उपवाक्य में क्रिया रहती है। पदबंध में क्रिया नहीं रहती है और उपवाक्य में क्रिया होती है। जैसे कहा जाए वर्षा होगी, ठीक है ना, जैसे कहा जाए वर्षा होगी, वर्षा होगी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हो राम ने कहा, राम ने बताया, ऐसे लिख दे, राम ने बताया वर्षा होगी। तो यहाँ बताया और इसके बाद में वर्षा होगी, क्या बताया कि वर्षा होगी। वर्षा होगी भैया उपवाक्य हो जाएगा, और क्रिया भी दे रखा है होना, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जाए पदबंध की बात किया जाए साथी, कि पदबंध कैसे हम निकालेंगे। तो जैसे पदबंध का एक उदाहरण मैं आपको लिख दूं, आपके सामने लिख दूं। पदबंध का अगर मैं उदाहरण यहाँ पे लिख दूं साथी, तो जैसे यहाँ पे लिखा हो कि जब पानी पीना, जब पानी पीना, जब पानी पीना तो छान कर, तो छान कर पीना। जब पानी पीना तो छान कर पीना। अब इसमें जो देखना, जो जब पानी पीना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी पीना तो छान कर पीना, ठीक है भाई। तो इसमें भी आपका, अच्छा एक सेकंड रुको, ये भी उदाहरण इसी का हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें दोनों में क्रियाएं क्या दे रखी हैं, यहाँ पे दोनों में क्रिया दे रखी है। जैसे लिखा हो यहाँ पे, एक दूसरा उदाहरण देते हैं, पदबंध का उदाहरण देते हैं, आप समझिएगा पदबंध का उदाहरण। जैसे लिखा हो राजा दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा,
ठीक ना। राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, ये आपका एक वाक्य लिखा है साथी, ठीक ना। एक यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाक्य लिखा है, इसको समझना। अब यहाँ पे जो राजा दशरथ के पुत्र राम है ना, ये सॉरी जो राजा दशरथ के पुत्र लिखा हुआ है ना शब्द, ये जो पदबंध बना हुआ है राजा दशरथ के पुत्र, ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। अरे सीधा कह दो ना भाई, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, सीधा आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि नहीं भैया, यहाँ पे उस राम की बात की जा रही है जो दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ पे उस राम की बात की जा रही है जो दशरथ के क्या है, पुत्र हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जो राम, यहाँ पे उस राम के बारे में बात की जा रही है जो दशरथ के पुत्र हैं। तो ये इसका विशेषण का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है भैया कि उस राम के बारे में बात कर रहा है जो दशरथ के पुत्र हैं। तो ये इतना पद क्या हो गया, अगर इतना देखा जाए तो ये पदबंध बन गया। ये क्या बन गया, पदबंध बन गया। अब यहाँ पे क्रिया नहीं है, ये क्या बन गया, आपका पदबंध बन गया। बात समझ में आई। चलिए, बहुत शानदार साथी। फिर हम लोग आगे की बात करेंगे भी, ठीक ना। आगे हम लोग और चर्चाएं करते हैं, और देखिए क्या टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के प्रकार से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उपवाक्य के भेद। तो भैया उपवाक्य के अगर हम लोग भेद की बात करें तो दो प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। तो एक ध्यान रखना, एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और एक आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य। एक होता है आश्रित उपवाक्य, समझ रहे हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक क्या होता है भैया, आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान वाक्य की बात की जाए तो जिसकी क्रिया मुख्य होती है, ठीक ना, जिसकी क्रिया क्या होती है, मुख्य होती है, जिसकी, या कह सकते हो वह वाक्य, वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसकी क्रिया मुख्य होती है, मुख्य होती है। उदाहरण से समझते हैं भैया, ठीक ना। मुख्य होती है उसे क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं भैया, उदाहरण के से साथ में समझते हैं। जैसे लिखा है, रोशन जो उत्तर प्रदेश में रहता है, मेरा दोस्त है, ठीक ना। वो मेरा क्या है, दोस्त है, ये आपसे कहा गया है यहाँ पे, ठीक ना। वो मेरा क्या है, दोस्त है या मित्र है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना, मित्र है, यहाँ पे समझना। रोशन जो उत्तर प्रदेश में रहता है वो मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे समझना, मेरा क्या है, अरे भाई एक सेकंड, दोस्त दो बार लिख गया ना भाई, रहता है मेरा दोस्त है, सॉरी भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा दोस्त है। तो बच्चे ध्यान रखना, मेरा जो दोस्त है ना, इससे पहले जो वाक्य एक लिखा हुआ है कि जो रोशन जो कहाँ रहता है, उत्तर प्रदेश में। ये पूरी बात उत्तर प्रदेश, रोशन के बारे में करेगी, जो रोशन जो उत्तर प्रदेश में रहता है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, समझ रहे हैं, प्रधान उपवाक्य कहलाएगा ये। और जो ये है आपका, ये आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, ये आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। क्यों कहलाएगा आश्रित उपवाक्य, इसको समझने का प्रयास करिए कि मेरा दोस्त है। कौन मेरा दोस्त है भाई, कौन मेरा दोस्त है, वह जो वह व्यक्ति जिसका नाम रोशन है, वो उत्तर प्रदेश में रहता है, वह व्यक्ति क्या है, मेरा दोस्त है। तो यहाँ ये उपवाक्य के बारे में यहाँ पे प्रधान उपवाक्य बता रहा है, समझ रहे हैं। जैसे कह दीजिए रोशन जो उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में रहता है। अब उसके संबंध बताएगा तो भाई फिर उसके लिए आपको उपवाक्य जोड़ना पड़ेगा। जो संबंध बताना है तो फिर उपवाक्य जोड़ना पड़ेगा, तो उपवाक्य ही क्या हो जाएगा, जो संबंध बताएगा वही क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। बात कुछ ना कुछ आपको समझ में आई होगी, ठीक ना, कुछ ना कुछ बात आपको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें आश्रित उपवाक्य की, ठीक ना, तो यहाँ उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मतलब जो उपवाक्य पर भी आश्रित हो उसे क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब जैसे यहाँ कह दीजिए मेरा दोस्त है, तो भैया मेरा दोस्त कोई भी हो सकता है ना, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ,
वही मेरा क्या हो जाएगा, जिसके बारे में बात बताऊंगा वही क्या हो जाएगा, मेरा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो ये आपका दो भाग होते हैं उपवाक्य के, एक तो होता है आश्रित और एक होता है एक होता है प्रधान, एक होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब यहाँ पे उपवाक्य के प्रकार की बात करें तो उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार होते हैं? उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला साथी होता है संज्ञा उपवाक्य, एक होता है संज्ञा उपवाक्य, जहां पर उपवाक्य संज्ञा के या सर्वनाम के स्थान पर काम कर रहा हो। संज्ञा सर्वनाम एक शब्द होते हैं और उन शब्दों के स्थान पर एक वाक्य ही काम कर रहा हो, एक उपवाक्य ही काम कर रहा हो, तो वहां संज्ञा उपवाक्य होता है। दूसरा साथी होता है विशेषण उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य। और तीसरा बात करें तो भैया क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। बोलो ये बात समझ में आप सभी को कि नहीं समझ में आ रही है? ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है भाई, फिर हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक ना, आगे की बात चर्चा कर रहे हैं, आगे की चर्चा करेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं भाई। ठीक ना, थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो को, थोड़ा खींच करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं भाई, ठीक ना, संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको यहाँ पे कर रहे हैं इरेज। ठीक है भाई, देखते हैं जरा एक पेज आगे लेकर के क्या आता है इसमें, 1 सेकंड का समय दीजिए। ओके, हाँ ब्लैंक पेज है बाबू, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं संज्ञा उपवाक्य की। ठीक है भाई, यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं? संज्ञा उपवाक्य की बात कर लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य होता है आश्रित जो उपवाक्य होता है ना, आश्रित उपवाक्य जब संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो, ठीक ना, संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वहाँ संज्ञा उपवाक्य होता है, संज्ञा उपवाक्य होता है। बात को समझिएगा, वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य होता है। उदाहरण जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें उदाहरण। ठीक है भाई, उदाहरण लिख ले बाबू, यहाँ पे क्या कह रहा है उदाहरण, समझिएगा। उदाहरण, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन सा उदाहरण है। जैसे लिखा है वह चाहता, कोई नहीं भाई बंद कर देना। देखो जैसे लिखा है कि वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। ठीक ना, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। थोड़ा भैया राइटिंग को ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ रहे हैं, राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। कभी ना आऊँ ये कहा गया है, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। अब इसमें संज्ञा उपवाक्य कैसे होगा ये आपको बताना है। संज्ञा उपवाक्य यहाँ पे कैसे होगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, मैं यहाँ कभी ना आऊँ। ये भैया आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको समझो सर। दोनों तरफ यहाँ वह लिखा है, यहाँ पे मैं लिखा है, तो यहाँ पे हम कैसे बता दें भाई? देखो वह चाहता है, कौन चाह रहा है? ये किसी तीसरे अन्य पर्सन की बात कर रहा है। जैसे आपने सर्वनाम में पढ़ा है ना, एक पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है आपने, उसमें पढ़ा है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। तो यहाँ पे ये हो गया अन्य पुरुष। वह चाहता है, कोई चाहता है, और किसके बारे में बात कर रहा है? कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। ये मेरे बारे में बात कर रहा है कि मैं कभी ना आऊँ, तो मैं यहाँ पे संज्ञा हो गया। वहाँ पे नाम भी लिख सकता था, तो नाम या संज्ञा, नाम या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ हम सर्वनाम भी कह सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा है, नाम ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखा है? मैं लिखा है। फिर भी यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? संज्ञा उपवाक्य ही कहेंगे। समझ रहे हैं? संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आया? एक उदाहरण और लिखिएगा आप लोग, एक उदाहरण मैं आपको और समझाता हूँ। समझ रहे हैं? जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा साथी, देखो जैसे उदाहरण एक और लिखा है, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ऐसे भी कह सकते हैं, ये ऐसे भी कह सकते हैं। राम ने कहा कि, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है थोड़ा सा भाई, ठीक ना। राम ने कहा कि, ये लिखना थोड़ा जरूरी होता है। राम ने
कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो भैया यहाँ किसने कहा है? राम ने कहा है। राम ने तो अभी कहा है, और जो राम ने कहा है ना भैया, जो राम ने कहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रधान हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और मैं घर जाऊंगा ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं घर जाऊंगा, ये राम ने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, फिर यहाँ पे मेरा नाम न लिख करके सर्वनाम प्रयोग कर दिया गया है। अर्थात बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये प्रधान उपवाक्य में राम हो जाएगा। राम ने कहा, राम ने कहा, ये कह कौन रहा है? राम कह रहा है, ये प्रधान होगा। मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ मेरा नाम भी लिखा हो सकता था, लेकिन नाम न लिख करके उसने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो अर्थात यहाँ पे क्या कह रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। क्या ये? संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात दोस्त समझ में आई कि नहीं आई? ठीक ना? एक और देखता हूँ, ठीक ना? जैसे एक उदाहरण और लिखा है, एक उदाहरण और लिखा है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। अब भैया देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ वह के स्थान पे आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैं नहीं जानता कि राम कहाँ है। आप लोग परेशान से बार बार मैं वाह का प्रयोग हो रहा हो, राम का भी नाम लिख दो या किसी व्यक्ति का नाम लिख दो। मैंने लिख दिया राम। मैं नहीं जानता कि राम कहाँ है। मैं ये नहीं लिख मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं ये नहीं जानता कि गदागंज कहाँ है, रायबरेली कहाँ है। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि रायबरेली कहाँ है। बात तो संज्ञा ही हो गई ना, रायबरेली एक स्थान का नाम है, संज्ञा हो गई। राम कहाँ है ये भी नहीं जानता। तो भैया मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता की से पहले, ध्यान रखना, की से पहले आने वाला जो वाक्य होता है वो आपका क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होगा। ये क्या होगा? प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक ना? प्रधान उपवाक्य होगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, आश्रित उपवाक्य की एक पहचान और होती है कि जो आश्रित उपवाक्य होता है वो कि, यदि, क्योंकि, इसलिए, यदि, इन शब्दों से अगर उसके बाद आता है कोई वाक्य तो वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। कि, यदि, क्योंकि, इसलिए, इन शब्दों से इन शब्दों के बाद अगर कोई वाक्य आता है तो वो क्या कहलाता है? आश्रित उपवाक्य कहलाता है। बात समझ में आई? अब हम लोग आगे जल्दी से चलें। तो यहाँ अगला है आपका विशेषण उपवाक्य, ठीक है भाई? विशेषण उपवाक्य है। और विशेषण उपवाक्य की मेरे भाई बात करें अगर हम लोग, विशेषण जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ना मेरे भाई, एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड समझ लीजिए बस, ओके हो गया, ठीक है ना? जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मतलब जो आश्रित उपवाक्य, एक तो होता है वाक्य और दूसरा होता है आश्रित, यानी कि जो मुख्य उपवाक्य के पीछे बाद में आता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, उसे मुख्य उपवाक्य भी कह सकते हैं। वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है उसे मैं दिल्ली से लाया हूँ, उसे मैं दिल्ली से लाया हूँ, मैं ऊपर लिखा हुआ है, ठीक ना? उसे मैं दिल्ली से लाया हूँ। तो कहने का मतलब ये है बॉस कि जो घड़ी मेज पर रखी है उसे मैं दिल्ली से लेकर आया हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये विशेषण, ठीक ना? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। ये क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। ये मुख्य उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुख्यता मैं लाया हूँ दिल्ली से, लेकिन किस चीज़ को लेकर आया हूँ? घड़ी जो मेज पर रखी है। यहाँ पे विशेषण उपवाक्य ये हो जाएगा आपका, ठीक ना? विशेषण उपवाक्य की बात यहाँ पे कर रहा है। आगे की बात करें, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था वह बीमार था। तो भैया यहाँ पे जो वह बीमार है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये मुख्य उपवाक्य हो जाएगा, ये मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। और जो वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था, ये आपका क्या हो जाएगा? ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। क्रिया विशेषण, जब आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण एक तो अव्यय का होता है, ठीक ना? लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं क्या कह रहा है। जब आश्रित उपवाक्य यानी जो बाद वाला उपवाक्य है, जो बाद वाला उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसके क्रिया की विशेषता बताना शुरू कर देता है, किसके? मुख्य वाक्य की, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण,
जैसे लिखा है जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ पे तब मैं सो रहा था, ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। मुख्य उपवाक्य हो जाएगा, ये मुख्य उपवाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। और यहाँ पे जो भैया है कि वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, ये क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जब आया और तब वह मेरे पास, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला उसी तरीके कह रहा है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। मेढक कब बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा मुख्य उपवाक्य। मेढक बोलते हैं, मेढक क्या कर रहे हैं, बोलते हैं, ये आपका मुख्य उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। और तब बोलते हैं जब यह पानी बरसता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण वाला हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि उपवाक्य बाद में आए, उपवाक्य पहले भी आ सकता है, समझ रहे हैं। अगला एक और देख लीजिएगा, जब पानी बरसे तब खेत जोत डालना। खेत जोतना नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है खेत जोत डालना। अभी बारिश हुई नहीं है, आगे होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य उपवाक्य। ये मुख्य उपवाक्य मतलब जोत डालना, काम होगा मेन काम यहाँ पे दे रखा होगा, मुख्य काम यहाँ पे दे रखा होगा, लेकिन तब जब पानी बरसे, ये आश्रित है। खेत तभी जुतेगा जब पानी बरसेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यानी कि ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ध्यान रखना। ये भी आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना, आश्रित। ये भी आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना, ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते भैया, अगला क्या कह रहा है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, यहीं तक मेरा आज की क्लास दोस्त यहीं तक थी। एक सेकेंड पहले भाई, इसकी पीडीएफ आपको जीके बाई अजय सर करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा, ठीक ना। इसके आगे का जो टॉपिक है, जैसे कि इसके आगे उपबंध के विशेषण, उपबंध के उदाहरण बताएंगे, और सारे उस उपबंध के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार और बताएंगे आपको, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम लोग। एक एक टॉपिक करके लेके आएंगे, क्योंकि अच्छे से समझाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये क्लास कैसी लगी आप सभी को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। डेली क्लास में जुड़िएगा, आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत की जाती है आपके अपने चैनल उन्नति ऑनलाइन पर। अगर क्लास अच्छी लगी भाई तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे से क्लास पाने के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।